हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उसी उसी क्रम में मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री का बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको 2-3 लेक्चर में लगभग पढ़ा चुका हूं। जैसे एडी बेसी हुई, स्रोतों के आधार पर इतिहास के प्रकार, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। और आज के इस लेक्चर में मानव का विकास का स्टार्ट हम करेंगे कि मानव कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे देखिए, बोर्ड पे मैंने लिखा है टोटल एज ऑफ अर्थ। पृथ्वी आग का गोला है, पृथ्वी हरा भरा। तो इसका ये है कि सबसे पहले 460 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आज से 460 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी की जब उत्पत्ति होगी तो इसके बाद ही मानव एग्जिस्टेंस में आएगा, धीरे धीरे धीरे। ये नहीं कि डायरेक्ट मानव ही उत्पन्न, पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होगी, फिर उस पर जीवन आएगा, फिर मानव आएगा। तो सबसे पहले 460 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तब जब उत्पत्ति हुई तो उस समय पृथ्वी आग का गोला थी, और धीरे 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 पृथ्वी का क्रमिक विकास होता गया। और ये आपकी पृथ्वी आज वर्तमान की स्थिति पृथ्वी हरी भरी है। पृथ्वी का क्रमिक विकास हुआ और ये स्थिति में आज पृथ्वी है। तो 460 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई और वर्तमान में स्थिति ये है। तो मैंने लिखा है टोटल एज ऑफ अर्थ। अब इसका मतलब आप कैसे समझेंगे कि टोटल एज ऑफ अर्थ क्या है? तो आइए मैं आपको एक उदाहरण से, सबसे पहले एक उदाहरण बताता हूँ, फिर ये बताता हूँ कि टोटल, आपको एकदम आसानी समझ में आ जाएगा कि टोटल एज ऑफ अर्थ क्या है। तो मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरी उम्र 10 वर्ष है। मेरी ही उम्र मान लीजिए आप 10 वर्ष है। अब इस मैं अपनी उम्र को वर्ष में, माह में, सप्ताह में व्यक्त कर सकता हूँ। अगर वर्ष में व्यक्त करूँगा तो 10 वर्ष होगी। माह में व्यक्त करूँगा तो 10 गुणे 12 माह, 12 दाम 120 माह हो जाएगा। और यदि सप्ताह में व्यक्त करूँगा तो 10 गुणे 52 सप्ताह, यानी 520 सप्ताह। यानी कि हम अपनी आयु को वर्ष, माह और सप्ताह में व्यक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी की संपूर्ण आयु को जियोलॉजिस्ट ने पृथ्वी की संपूर्ण आयु को कुछ डिवीजन करके व्यक्त किया है। जैसे हम वर्ष, माह, सप्ताह में व्यक्त किए हैं, वैसे वो एराज एराज कुछ इपोक और कुछ पीरियड, ये तीनों। यानी कि टोटल एज ऑफ अर्थ को हम एराज, इपोक और पीरियड में व्यक्त करते हैं। ये किसने बताया? जियोलॉजिस्ट ने बताया कि एराज, पृथ्वी की संपूर्ण आयु को हम एराज, इपोक और पीरियड में व्यक्त करते हैं। जैसे हम अपने आयु को वर्ष, माह, सप्ताह में व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार एराज, इपोक और पीरियड में व्यक्त करते हैं। ये हो गई आपकी पृथ्वी की संपूर्ण आयु। अब आप ये देखिए कि 460 करोड़ वर्ष पूर्व जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी आग का गोला थी, तो क्या इस पे जीवन रहा होगा? निश्चित रूप से इस पे जीवन नहीं रहा होगा। फिर पृथ्वी का धीरे 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 क्रमिक विकास हुआ, और लगभग 100 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी पे जीवन आया। और सबसे पहले कौन से जीव आए? सबसे पहले कोस्की जीव आए, फिर धीरे 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 रेप्टाइल आया, फिश आया, उसी में मैमल्स आया, फिर मैमल से ह्यूमन आया। तो ये कैसे डेवलपमेंट हुआ, और कैसे डेवलपमेंट हुआ अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए, पृथ्वी की जो टोटल एज ऑफ अर्थ है, एरा, इपोक, पीरियड। अब इस एराज, इपोक और पीरियड में कुछ कुछ विशेषताएं हैं। इन तीनों की कुछ कुछ विशेषताएं हैं कि फला एरा में, इस इपोक के इस पीरियड में फिश आया, इसी प्रकार से इस एरा में, इस इपोक में, इस पीरियड में रेप्टाइल आया। उसी प्रकार से फला एरा में, इस इपोक के इस पीरियड में मैमल्स आया। हमारा
कंसर्न मैमल्स से है कि मैमल्स से कैसे आदमी धीरे धीरे होमो सेपियंस आया। तो आइए हम आपको स्टार्ट करते हैं एरास, इपोक और पीरियड के विशेषताओं के बारे में। तो तब एरा, इपोक और पीरियड की विशेषताओं को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा, मैंने बोर्ड पे बनाया है सब कि किस पीरियड में कौन सी घटनाएं घटी। तो जैसे एरा, इपोक, पीरियड और महत्वपूर्ण विषय। अभी मैंने आपको बताया था कि एरा जैसे हम लोगों का उम्र का वर्ष होता है, वैसे जियोलॉजिस्ट ने पृथ्वी के उम्र को एरा, और जैसे महीना होता है हम लोगों की उम्र का, वैसे इपोक और आगे पीरियड, कल्प या शक। हिंदी में मैंने लिखा है महाकल्प, युग, शक। हिंदी में थोड़ा सा कठिन होता है इसको याद करना, तो इसलिए एरा, इपोक, पीरियड। और इस पीरियड में क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसको मैंने लिखा है। इस पीरियड में क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इस महत्वपूर्ण, जैसे पीरियड में आर्कियन पीरियड है, आर्कियन पीरियड में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण विशेषताओं में आप केवल दो पॉइंट को देखेंगी, ओनली केवल 2 पॉइंट। नंबर 1 कि जीवन कैसे आया, जीवन की उत्पत्ति। नंबर 2 स्थलाकृतियों की उत्पत्ति। तो कौन कौन सा देखेंगे? नंबर 1 जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति नंबर 1, और नंबर 2 स्थलाकृतियों की उत्पत्ति। स्थलाकृतियों की उत्पत्ति यानी कि इस पीरियड में इस विशेषताओं में 2 विशेषताएं हैं, एक हो गया जीवन की उत्पत्ति, एक हो गया स्थलाकृतियों की उत्पत्ति। तो हमारा कंसर्न है जीवन की उत्पत्ति से, क्योंकि स्थलाकृतियों का इंग्लिश होता है लैंडफॉर्म, कि हिमालय कैसे बना, वो सब आपका जियोग्राफी का हो जाता है सब्जेक्ट। जियोग्राफी में वो सब आता है लैंडफॉर्म से संबंधित। और ओनली हम लोगों को केवल किस पे ध्यान देना है? जीवन की उत्पत्ति पे। और जीवन की उत्पत्ति में भी हमको विशेष रूप से ध्यान देना है मैमल्स, इस जिसको मैंने आगे वेरी इंपॉर्टेंट में लिखा है, इस मैमल्स को ध्यान देना है। सूक्ष्म जीव में ये रीढ़, उभयचर, ये रेंगने वाले, ये सब पे नहीं ध्यान देना है, ओनली वन मैमल्स पे। इस मैमल्स से कैसे हम लोग होमो सेपियंस में आए, बेसिकली हमारा कंसर्न ये है, मैमल्स। तो इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है कि इसको याद कर, बस हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि एक एक सिस्टमेटिक वे में होता है, तो चीज़ें याद करने आसानी हो जाती हैं। तो इसलिए अब एरा में प्री पैलियोजोइक में पीरियड में आर्कियन पीरियड में जीवन नहीं था। उसी प्रकार इसी में फिर प्री कैम्ब्रियन, इसमें जीवन की शुरुआत हुई। सबसे पहले सूक्ष्म जीव आए, एक कोष की जीव आए, फिर एक कोष की जीव के बाद धीरे 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 मानव का उद्विकास हुआ। इसी प्रकार पैलियोजोइक में प्राइमरी में कैम्ब्रियन, ऑर्डिवियन, सिलूरियन में एज ऑफ वर्टिब्रेट्स आया, फिर डिवोनियन में एज ऑफ फिश आया, कार्बोनिफेरस में एज ऑफ एम्फीबियंस आया, फिर आप इसमें आ जाएंगे मेसोजोइक में, ट्रियासिक में एज ऑफ रेप्टाइल आया, जुरासिक मूवी आपने देखा होगा तो उसमें जुरासिक से संबंधित है। और क्रिएटेशियस में ये है। पैलियोसीन में स्तनधारी समूह, बेसिकली हमारा कंसर्न इसी से है, स्तनधारी समूह से। अब इस स्तनधारी समूह से मानव कैसे आएगा उसको हमको देखना है। ये अब इस इयोसीन पीरियड में ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये हिमालय का वो है, डिविडेंड है हिमालय का, कि ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये शिवालिक पहाड़ी। ये शिवालिक पहाड़ी में भी रामाफेथिकस के साक्ष्य मिले हमको, शिवालिक पहाड़ी से रामाफेथिकस के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दिया है कि शिवालिक पहाड़ी से रामाफेथिकस के साक्ष्य और स्तनधारी समूह से ही मानव का विकास हुआ है, इसलिए स्तनधारी को हमको पढ़ना है। और आगे मैंने ये नियोजोइक में क्वाटरनरी इपोक में प्लिस्टोसिन पीरियड में आइस एज और होलोसिन में आइस एज समाप्त।
तो आइस एज इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जब स्टोन एज, मैं आपको स्टोन एज बताऊंगा, पाषाण काल, जब आगे जब स्टोरी में पाषाण काल से कनेक्ट करूंगा तो उसमें आइस एज और आइस हिमयुग समाप्त, ये दोनों का बड़ा महत्व, बहुत ही वहाँ पे महत्व है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। इसका यूज आगे के लेक्चर में होगा। और इस प्रकार से हम लोग ये धीरे धीरे जीवन जीवन आया, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम लोग मैमल्स पे आए। तो अब हमारा कंसर्न, अब हम आते हैं कि ये मैमल्स जो है, मैमल्स के बारे में, मैमल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हमारा कंसर्न मैमल्स है, मैमल्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए मैमल्स के बारे में जानते हैं। स्तनधारी, इंग्लिश में मैमल्स। अब ये बड़ा वाला गोला जो है मैमल्स का है। इस बड़े गोले में आपने देखा हो कई गोले हैं, यानी कि इस बड़े गोले में कई सब ग्रुप हैं, एक सब ग्रुप ए, एक सब ग्रुप ए, एक सब ग्रुप ए और एक सब ग्रुप ये है। इस सब ग्रुप का नाम है प्राइमेट्स। मैमल्स के अंतर्गत कई सब ग्रुप पाए जाते हैं, उन सब ग्रुप में से एक सब ग्रुप है प्राइमेट्स। इस प्राइमेट्स सब ग्रुप में होमिनोइड्स एक सब ग्रुप है, होमिनोइड्स, और इस होमिनोइड सब ग्रुप में होमिनिड्स एक सब ग्रुप है। इस होमिनिड्स से, अब जैसे होमिनोइड्स, इस होमिनिड्स से धीरे धीरे होमोजीनस, फिर होमोजीनस से धीरे धीरे आगे चल के होमो सैपियंस तक आते हैं। तो स्तनधारियों में कई कई सब ग्रुप था, उस सब ग्रुप में से सब ग्रुप था प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में ये एक होमिनोइड्स है, होमिनोइड्स में होमिनिड्स है, फिर होमिनिड्स से धीरे धीरे आगे की स्टोरी कनेक्ट होते हुए होमो सैपियंस तक जाती है। यहाँ पे मैंने बनाया है कि होमिनोइड्स होमिनिड्स में क्या डिफरेंस है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे ये होमिनोइड्स है, होमिनोइड्स 4 पैरों वाले थे, इनकी ब्रेन छोटी थी, 4 पैरों पे रहते थे, ब्रेन छोटी थी। होमिनिड्स हैं, ये 2 पैरों वाले, धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता गया तो 4 पैरों से 2 पैरों पे हो गए। अब 2 पैरों पे इनकी ब्रेन छोटी थी, ये ब्रेन हो गई, बड़ी ब्रेन हो गई। अब इस होमिनिड्स में कई जीनस आए, एक ही जीनस नहीं है, कई जीनस है। उस जीनस में से एक है होमोजीनस। यहाँ पे होमिनिड्स से कई जीनस हैं, ये कई जीनस हैं, लेकिन उस कई जीनस में से एक है होमोजीनस। होमोजीनस, इस होमोजीनस में से आता है रामापेथिकस, जो अफ्रीका के रिफ्ट वैली में पाया जाता है, पाया गया, अफ्रीका के रिफ्ट घाटी में पाया गया रामापेथिकस। इस रामापेथिकस 4 पैरों पे चलते थे, अधिकतर ज़्यादातर ये पेड़ों और गुफाओं में रहते थे, इसलिए 4 पेथिकस, ये इनका इनका अनुकूलन इस तरह हुआ था, झुक के। फिर रामापेथिकस या ट्रेलोपेथिकस, फिर धीरे धीरे क्रमिक विकास होता गया और ये वर्तमान मानव होमो सैपियंस। तो इस प्रकार से हम होमो सैपियंस तक पहुँचे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो रामापेथिकस था, रामापेथिकस, ये मैंने एक ऐसे ही चिन्ह में बना दिया है, ये आपको किताबों में मिल जाएगा। इस तरह से डायग्राम बना होगा, आपने देखा होगा कि 4 पैरों पे, फिर 2 पैरों पे, फिर और सीधा, फिर और सीधा, फिर लास्ट में एकदम सीधा खड़ा होने वाला मानव होमो इरेक्टस, फिर होमो सैपियंस, ये उसका है। अब आप एक चीज इसमें आपको मैं बता दूं, 460 करोड़ वर्ष पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, फिर 100 करोड़ वर्ष बाद जीवन आया, फिर 100 करोड़ 360 करोड़ पे जीवन आया, फिर 3 करोड़ वर्ष में एप आया। एप जो है, एप, इसी को एप कहते हैं, ये एप है, यहीं से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। तो 3 करोड़ वर्ष में एप आया, फिर एप से 1.5 करोड़ वर्ष में ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस। रामापेथिकस जो है पेड़ों और गुफाओं में रहते थे, इनका अनुकूलन पेड़ों और गुफाओं की तरह हुआ था, क्योंकि ये पेड़ों और गुफाओं में रहते थे, इसलिए इनको, ये 4 पैरों पे रहते थे, ज़्यादातर पेड़ों पे ही रहते थे, इसलिए 4 पैरों पे। तो रामापेथिकस 4 पैरों पे रहते थे। अब मैं आपको अब इसके आगे मैं आपको रामापेथिकस, ड्रायोपेथिकस, होमो इरेक्टस, होमो हाइडेलबर्गेंसिस, इन सब के, ये सब कहाँ कहाँ से पाए गए और इनकी विशेषताएं क्या हैं, उसको मैं, आइए आपको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मानव का उद्विकास में ये रामापिथिकस, स्टेलोपिथिकस, ये तमाम मैंने बोर्ड पे नाम लिखा है।
और ये कहाँ कहाँ से पाए गए, यानी कि जब मैमल से जब मानव का डेवलपमेंट हुआ, मैमल से धीरे धीरे मानव का क्रमिक विकास हुआ, तो उसी क्रमिक विकास में ये सब हैं कि रामापेथिकस के बाद कौन आया, फिर ऑस्ट्रेलोपेथिकस के बाद कौन आया, मैमल्स के बाद। मैमल्स से, जैसे मैमल्स में कई सब ग्रुप थे, उस सब ग्रुप में एक सब ग्रुप था प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में प्राइमेट्स में ही होमिनॉइड्स पाए जाते थे, होमिनॉइड्स में होमिनिड्स पाए जाते थे, होमिनिड्स से कई जीनस थे, उसी जीनस में से आपका ये रामापेथिकस ऑस्ट्रेलोपेथिकस आया। फिर ऐसे मानव का डेवलपमेंट होते होते हम आ गए होमो सैपियंस तक। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं। तो रामापेथिकस लगभग 150 लाख वर्ष पूर्व। अब ये चीज 150 लाख वर्ष पूर्व, ये एक रेंज है, ये नहीं कि मैंने 150 लाख वर्ष पूर्व लिख दिया, तब नहीं, एकदम 150 लाख वर्ष पूर्व। कोई इतिहासकार या कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं बता सकता कि फला डेट को फला समय 10:02 पे ये कांड हुआ। ऐसा कोई इतिहासकार और ऐसा कोई आर्कियोलॉजिस्ट पैदा नहीं हुआ है। इसलिए ये एक रेंज होती है, एक लगभग में होता है कि लगभग 150 लाख वर्ष पूर्व। तो रामापेथिकस ये साइंटिफिक नेम है। ये कहाँ पाया गया? पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में। पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, तंजानिया, इथोपिया, ये तंजानिया और इथोपिया में। पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में ये तंजानिया भी है, ये इथोपिया भी है। इन दोनों जगह पे ये रामापेथिकस पाया गया। अब और दूसरा शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक, ये रिचर्ड लेवी ने सन 1930 में शिवालिक पहाड़ी से भी रामापेथिकस के कुछ साक्ष्य निकाले थे, इसलिए मैंने इनका भी नाम लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड लेवी 1930 में रामापेथिकस के कुछ साक्ष्य उनको मिले शिवालिक पहाड़ी से। अब आगे आपका अगला, रामापेथिकस क्या था? रामापेथिकस जो था वो उसके 4 पैर थे, माने झुक के चलता था वो। जैसे उस पे, जैसे पेड़ पे, ये ज़्यादातर इसका अनुकूलन पेड़ पे रहने के लिए हुआ था, क्योंकि ये झुक के चलता था, ज़्यादातर गुफा और पेड़ों पे रहता था रामापेथिकस। लेकिन रामापेथिकस से जब ऑस्ट्रेलोपेथिकस आया, रामापेथिकस से जब ये ऑस्ट्रेलोपेथिकस, ये उस पेड़ से या गुफा से नीचे आ गया। नीचे आ गया तो जब आदमी नीचे आ जाएगा, जमीन पे चलने लगेगा, तो उसका जो हाथ है वो लगभग लगभग फिर धीरे धीरे सीधा होगा। तो इसलिए ऑस्ट्रेलोपेथिकस में थोड़ा सा वो 4 पैर की जगह पे ये 2 पैर पे हो गया ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ये पाया गया 60 लाख से 20 लाख, मैंने यहाँ लगभग नहीं लिखा है लेकिन ये लगभग में है, 60 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व। 60 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपेथिकस। इसको मानव का आदि पूर्वज कहते हैं। क्यों? मैंने लिखा है ऑस्ट्रेलोपेथिकस को मानव का आदि पूर्वज कहते हैं, क्योंकि यहीं से मानव के डेवलपमेंट में एक कंटिन्यूटी पाई जाती है, एक निरंतरता पाई जाती है। यहाँ से कोई अलग जीनस नहीं निकलता है। ये ऑस्ट्रेलोपेथिकस से ही अब ये सारे धीरे धीरे डेवलपमेंट होंगे। यहीं से मानव के विकास में एक निरंतरता पाई जाती है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये मानव का आदि पूर्वज है ऑस्ट्रेलोपेथिकस। इसके बाद अब हम जब गुफा से हम नीचे आ गए, पेड़ से नीचे आ गए, तो यहाँ तो सीधे हम लोग हो गए ऑस्ट्रेलोपेथिकस में सीधा। लेकिन अब जब नीचे आ गए तो फिर धीरे धीरे हम लोग औजार वाला यूज करना चालू करेंगे। तो इसलिए इसको होमो हैबिलिस को द टूल मेकर कहते हैं। द टूल मेकर, औजार निर्माता, क्योंकि जब हम पृथ्वी पे आएंगे, नीचे आएंगे, तभी हम टूल बना सकते हैं। तो ये तो ये तो 4 पैरों पे चलते थे, फिर ये 2 पैरों पे हुए, फिर ये जो होमो हैबिलिस है ये नीचे आया, और नीचे आके फिर जब नीचे आया तो फिर इन्होंने इनको टूल मेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने औजार बनाना चालू किया। इनके दोनों हाथ फ्री हो गए और 2 पैर पे चलने लगे। यहाँ पे फ्री नहीं थे, यहाँ पे दोनों हाथ और दोनों पैर, ये दोनों पेड़ के ही अनुकूलन थे, पेड़ पे ही चलने के लिए। यहाँ पे फ्री ही हुए थोड़ा बहुत, यहाँ पे पूरा फ्री हो गए। फिर आगे आ गया हाइडलबर्गेंसिस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि जैसे नाम, जैसे होमो हाइडलबर्गेंसिस या इसको होमो हैबिलिस, तो ये नाम 2 प्रकार से रखे गए हैं।
एक तो रखा गया है उसके स्थान के नाम से कि वो साक्ष्य मिले कहाँ से। जैसे ये मिला आपका होमो हाइडलबर्ग जर्मनी से, तो जर्मनी, इसका नाम रख दिया गया हाइडलबर्ग, हाइडलबर्ग के नाम पे हाइडलबर्गेंसिस रख दिया गया। लेकिन अब इसको हाइबलिस को द टूल मेकर कहा गया, टूल मेकर, टूल मेकर कहा गया, यानी कि इसमें टूल मेकर के गुण थे, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे इसको टूल मेकर कहा गया। यानी कि नाम दो प्रकार से रखे जाते हैं, इसमें रखे गए हैं, या तो उसके जो साक्ष्य मिला उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, या तो उस स्थान के आधार पे। तो ये आपको होमो हाइब्लिस हो गया। होमो हाइब्लिस के बाद फिर धीरे धीरे होमो हाइडलबर्गेंसिस, होमो हाइडलबर्गेंसिस ये आपका जर्मनी में एक स्थान है, उसी के नाम पे होमो हाइडलबर्गेंसिस रख दिया। ये लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व है। ये इसके जर्मनी में एक स्थान हाइडलबर्ग, उसी के नाम पे होमो हाइडलबर्गेंसिस रखा गया। ठीक, अब आ गया, अब ये धीरे 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 होमो इरेक्टस, ये एकदम सीधा खड़ा होने वाला मानव है। होमो इरेक्टस, इरेक्ट, इरेक्ट यहाँ मैंने लिखा है, इरेक्ट मतलब सीधा, यानी कि अब यहाँ पे मानव एकदम सीधा खड़ा हो गया। सीधा खड़ा होने, ये लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व है। अच्छा, ये रेंज में है, ये ना कि एकदम 15 लाख वर्ष पूर्व एकदम कहीं 14 लाख लिखा है तो इसका मतलब लड़ने लगी, ये नहीं, ये रेंज में एक है। तो होमो इरेक्टस, इरेक्ट, फिर इसके बाद मतलब सीधा खड़ा होने वाला मानव, इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा होने वाला मानव। पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस, जावा मैन, जावा मैन मतलब ये कहाँ है, जावा कहाँ है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये जावा, इसको जावा, जावा की जगह पे पाया गया, जावा एक स्थान है, उसके नाम पे इसके नाम जावा मैन रखा गया। और सिनेंथ्रोपस इरेक्टस, ये पैकिंग मैन, ये चीन में है, बीजिंग में पाया गया। पेकिंग, पेकिंग मैन जो है चीन में पाया गया, बीजिंग, चीन के बीजिंग में पेकिंग मैन पाया गया, तो इसलिए इसको पेकिंग मैन भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है अग्नि, ये अग्नि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि, होमो इरेक्टस के द्वारा अग्नि की खोज की गई। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अग्नि की खोज या अग्नि का आविष्कार ये अलग बात है, और अब अग्नि का उपयोग ये अलग है। ये नहीं कि खोज किया तो तुरंत उपयोग करना चालू कर दिए, उसके बहुत दिनों बाद, बहुत वर्षों बाद उपयोग उपयोग करना चालू किए थे। इसलिए अग्नि की अग्नि की खोज होमो इरेक्टस द्वारा की गई, लेकिन उसका उपयोग फिर धीरे धीरे बाद में, धीरे धीरे बाद में हुआ, क्योंकि ये अच्छा, अग्नि के उपयोग से क्या, अग्नि की खोज से क्या हुआ, जब अग्नि का खोज हुआ तो अग्नि के खोज से दो लाभ हो गए। एक तो हो गए सर्वाइवल में, मतलब जीवित रहने में, जीवित रहने में कैसे, और एक हो गया फूड हैबिट, उनकी फूड हैबिट, माने खाने की जो आदत थी उसमें। जब अग्नि की खोज इन्होंने किया होमो इरेक्टस, तो फूड हैबिट और जीवित, ये दोनों में दो प्रकार से, मतलब अग्नि से। तो फूड हैबिट जो है, फूड हैबिट का मतलब जब अग्नि अग्नि का आविष्कार हो गया तो वो क्या किए कि जो मांस है, मांस को पका कर खाने लगे। पहले वो जब पेड़ पे रहते थे, जब मानव पेड़ पे रहता था तो ज्यादातर वो क्या था, शाकाहारी था। और जब वो पेड़ से उतर गया, अग्नि का आविष्कार कर दिया, तब वो मांसाहारी हो गया, और यहाँ पे उनकी फूड हैबिट चेंज हो गई। मैंने अभी कुछ आपको बताया कि जब मानव पेड़ पे रहता था, गुफाओं में रहता था, तब वो शाकाहारी था, और ज्यों अग्नि के आविष्कार हुआ, फिर इसके उपयोग से वो जानकारी हुई, तब वो धीरे धीरे मांसाहारी में आए, यानी शाकाहारी से मांसाहारी हो गए। अच्छा, हमको पता कैसे चलता है कि वो मांसाहारी हो गए, अग्नि की खोज हुई, वो बना के पका के खाए जो भी किए, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा, खोपड़ी, जब खोपड़ी मिलेगी तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि उनके कैनाइंस, जो खोपड़ी में कैनाइंस है, जैसे शेर के कैनाइंस होते हैं वैसे कैनाइंस मिले, इसलिए कहा गया कि वो मांस पे डिपेंड हो गए। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि जीवन, जीवन जीने के लिए, तो ये क्या करते हैं, जैसे गुफा में रहते हैं, फिर ठंड पड़ने लगी तो फिर अपना आग का भी आग आग से आग के पास बैठ गए। तो इस प्रकार अग्नि के खोज से
मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो होमो इरेक्टस के द्वारा अग्नि की खोज की गई और इसमें दो इरेक्टस है, हिरनैंथरोपस, पिथिकैंथ्रोपस। एक चीन में पाया गया, एक जावा में पाया गया। अब आगे इसके आगे आते हैं नियंडरथल। ये नियंडरथल नदी घाटी है जर्मनी में, वहाँ ये वहाँ इसके साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। यहाँ पे मैंने लगभग छोड़ दिया, आप लोग लिख लीजिएगा, 1 लाख से लगभग 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व नियंडरथल नदी घाटी में जर्मनी में था, वहाँ से पाया गया। उसके जहाँ से पाया गया उसी के नाम पे नियंडरथल नदी घाटी के नाम पे रख दिया गया। दूसरा मैंने लिखा सांस्कृतिक विकास का सूचना। ये लोग क्या करते थे कि ये घर बनाते थे, घर बना के रहते थे और इसके बाद कब्र बनाते थे, कब्र में कुछ थोड़ा थोड़ा टूट फूट डालते थे। तो इसलिए इनको सांस्कृतिक विकास, क्योंकि सांस्कृतिक विकास का मतलब ये होता है घर बनाना या संस्कृति, उनकी संस्कृति में विकास के इसलिए घर और कब्र ये बनाते थे, इसलिए इनको सांस्कृतिक विकास का सूचक कहते हैं। अगला आ गया क्रो मैग्नन। नियंडरथल के बाद ये 40,000 वर्ष पूर्व होमोसैपियंस से ठीक पहले की अवस्था, यानी कि क्रो मैग्नन मानव जो है होमोसैपियंस से ठीक पहले की अवस्था है क्रो मैग्नन। और फिर हम धीरे धीरे होमोसैपियंस जो कि आधुनिक मानव है, और इसके साथ उच्च पूरा पाषाण काल। ये उच्च पूरा पाषाण काल मैं आपको आगे जब इस स्टोरी से स्टोन एज को कनेक्ट करूंगा तब ये पाया जाएगा। उच्च पूरा पाषाण काल में ही, उच्च पूरा पाषाण काल में होमोसैपियंस के बहुत ही साक्ष्य मिले हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। इसका महत्व बहुत है, जब आगे मैं बताऊंगा आपको। तो इस तरह मैमल्स के बाद इस तरह धीरे 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 मानव का डेवलपमेंट हुआ। कहाँ कौन पाया गया, नाम क्यों रखा गया, टूल मेकर क्यों रखा गया, ये सारी चीज़ें मैंने, अग्नि की खोज हुई तो अग्नि की खोज से क्या फ़ायदा हुआ मानव को, वो मैंने आपको बताया। अब आपकी ये स्टोरी जो है, अब जैसे ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब ये क्या, ये जो मानव के जीवाश्म मिले हैं या मानव के जो भी खोपड़ी के जीवाश्म मिले हैं या उपकरण मिले, ये सब जो मिले हैं, ये क्या अपने क्या ये विश्व में ही केवल तंजानिया में या चाइना में, या क्या विश्व के अलग अलग कोने में ही मिलते थे, क्या भारत में मिलते थे कि नहीं मिलते थे? ये तो दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि ये जो है केवल विश्व के भारत में रहते थे कि नहीं रहते थे, अगर रहते थे तो कहाँ से आए। तो भारत में भी मानव के जीवाश्म मिले हैं और विश्व में भी मानव के जीवाश्म मिले हैं। तो आइए हम अब भारत में मानव के जीवाश्म और जो उपकरण है वो कहाँ कहाँ मिले, किस किस स्थान से मिले, आइए हम देखते हैं। मानव भारतीय उपमहाद्वीप में मानव प्रजाति को देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव प्रजाति, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या क्या मानव प्रजाति विश्व में ही केवल थी, भारत में नहीं थी? यदि भारत में थी तो क्या बाहर से आई थी? तो ऐसा डिस्कशन चलता रहता है। तो आइए हम भारतीय उपमहाद्वीप में मानव प्रजाति के बारे में जानते हैं। जैसा मैंने लिखा है, समय, क्षेत्र, विशेषताएं, एक रेंज, टाइम का एक रेंज है ये कहाँ से पाए गए, ये उसकी विशेषता है, क्या क्या पाया गया। तो सबसे पहले आप देखिए समय, 22 लाख वर्ष पूर्व, लेकिन कभी कभी 25 लाख वर्ष पूर्व भी माना जाता है। अभी एक रेंज है, तो कभी कभी किसी किसी बुक में 22 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, किसी किसी बुक में 25 लाख वर्ष पूर्व हाँ, ये एक रेंज है, लेकिन 22 लाख 25 लाख, अब जिस जिस पीरियड में ये चीज़ पाया गया, जैसे जैसे होलोसिन में पाया गया, तो ऐसा रेंज ना रखिए कि होलोसिन में या दूसरा रेंज ही उसका वो पीरियड ही चेंज हो जाए, ये ना हो। मेरे कहने का मतलब है कि जो जो हम लोग रेंज ये रखे हैं टाइम का, 22 लाख से 25 लाख, 22 लाख वर्ष पूर्व से 25 लाख वर्ष पूर्व, तो ये टाइम पीरियड एक टेंटेटिव है कि 22 लाख से 25 लाख। लेकिन कभी कभी कोई कोई 30 लाख 35 लाख या 40 लाख बता देगा, तो वो चीज़ आपका जो पीरियड, जो मैंने एरा इपोक पीरियड बताया था, तो उसमें पीरियड ही चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रेंज में लाख 2 लाख 4 लाख इधर उधर होता है। तो
ये क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ी, पोतवार पठान, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है कि पहले भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान भी था, भारत था, पाकिस्तान था, तो उसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते थे। बांग्लादेश था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पोतवार पठार में शिवालिक पहाड़ी पर लगभग 22 लाख या 25 लाख वर्ष पूर्व मानव खोपड़ी के जीवाश्म पाए गए हैं। मानव खोपड़ी के जीवाश्म पाए गए हैं, पाषाण उपकरण पाया गया है, और मानव खोपड़ी के जीवाश्म को रामापिथेकस या शिवापिथेकस से डिनोफाई करते हैं कि हाँ रामापिथेकस के साक्ष्य हैं, कोई कहता है शिवापिथेकस के साक्ष्य हैं। मानव खोपड़ी के कहाँ से पाए गए? पंजाब, पाकिस्तान, शिवालिक पहाड़ी। फिर दूसरा है 14 लाख वर्ष पूर्व से 6 लाख वर्ष पूर्व। यहाँ पे मैंने 14 6 बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, तो ये जो अपने रामशरण शर्मा जी हैं उनके बुक में 6 लाख वर्ष पूर्व है। उनके बुक में 6 लाख वर्ष पूर्व है। वो मानते हैं कि भारत में मानव प्रजाति का जो अस्तित्व था वो 6 लाख वर्ष पूर्व से ही स्टार्ट होता है। रामशरण शर्मा जी द्वारा 6 लाख वर्ष पूर्व भारत में मानव प्रजाति का स्टार्ट होता है। बोरी महाराज से पाषाण उपकरण पाए गए हैं। कहाँ से? बोरी महाराज से पाषाण उपकरण। पाषाण उपकरण का मतलब पत्थर के उपकरण। आदमी पत्थर यूज करता था, उसी से अपना जो भी औजार बनाता था, जो भी करता था, तो वो पत्थर का ही था। वो कहाँ से पाए गए? बोरी महाराज से। बोरी महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में। और अगला है 2 लाख वर्ष पूर्व। अब देखिए कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। पहले 22 लाख, 14 लाख, 2 लाख, मतलब धीरे धीरे आदमी का डेवलपमेंट होता जा रहा है। 2 लाख वर्ष पूर्व अब यहाँ से पाषाण उपकरण पाए गए। अब यहाँ से देखिए हथनोरा ग्राम, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। पहले पहले आर्कियोलॉजिस्ट या इतिहासकार पहले जो है आर्कियोलॉजिस्ट या इतिहासकार इस मानव खोपड़ी के साक्ष्य को होमो इरेक्टस कहते थे कि नहीं ये होमो इरेक्टस का खोपड़ी है, लेकिन बाद में इसको प्रोटो होमोसेपियंस कहा गया। प्रोटो होमोसेपियंस का मतलब मैंने आपको प्रोटो बताया था कि प्रोटो का मतलब है कि होमोसेपियंस से जस्ट पहले की अवस्था। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। भारत में सर्वप्रथम मानव के जीवाश्म कहाँ से पाए गए? एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म कहाँ से पाए गए? वीडियो पॉज करके आंसर ढूंढिएगा, इसके बाद वीडियो को देखिएगा। तो मैंने बोला कि भारत में मानव जीवाश्म, सर्वप्रथम मानव जीवाश्म, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी भारत में है, बोरी महाराष्ट्र। ये पाषाण उपकरण है। मैंने आपसे कहा था मानव जीवाश्म, तो मानव जीवाश्म का मतलब ये मानव खोपड़ी। मानव जीवाश्म में मानव की शारीरिक संरचना आएगी ना, तो इसमें मानव खोपड़ी, तो यानी कि उत्तरीय होगा। हथनोरा ग्राम, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश। तो ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप में मानव प्रजाति। अब इसको जैसे ये पाकिस्तान है, तो इसको तो आप पहले ही छांट दिए थे। मैं जो क्वेश्चन पूछा था आपसे ये तो पहले छट गया, बच गया ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र में तो पाषाण उपकरण पाए गए हैं, मानव जीवाश्म थोड़ी पाया गया है। मानव जीवाश्म मतलब मानव खोपड़ी, ये पाए गए हैं। तो इस प्रकार मानव का उद विकास का ये लगभग अंतिम अंतिम ये चार्ट था। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, ये नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश आगे आपको, जब आगे आपको मैं स्टोन एज बताऊंगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसमें इसका बहुत जिक्र है मध्य प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश में ही आदमगढ़ है, होशंगाबाद है, इसी में भोपाल में मानव पुरातत्व संग्रहालय बनाया गया है मध्य प्रदेश। इसलिए मध्य प्रदेश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टोन एज जब मैं कनेक्ट करूंगा इसको तो उसमें आपको बताऊंगा। तो आज आपका मानव का उद विकास का चैप्टर समाप्त हुआ। अब इससे मैं आपको आगे स्टोरी
कनेक्ट करूँगा स्टोन एज से। एक चीज़ बच गई थी, वो आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा। आइस एज और आइस एज का क्या है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। उसके बाद आपको स्टोन एज के बारे में बताऊँगा। स्टोन एज से ये स्टोरी आपकी स्टोन एज से डायरेक्ट कनेक्ट होगी। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।